Hi guys, what's up? I hope everything is absolutely fine. So let us get started now. Very important class on mains question paper. ठीक है? So can everyone hear me? Just reply Y if you can. तो चालू करते हैं अपना so that we can move forward in life and let's do good things. सो व्हाट डू यू वांट मी टू टेक? बताओ, जल्दी से बताओ. प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर पढ़ाएं आपको या फिर आपको मेंस के क्वेश्चन पेपर पढ़ाएं? क्या करें? प्री प्री कंटिन्यू करें या फिर मेंस पढ़ाएं? व्हाट डू यू वांट? So pre is still left. We have to cover a lot of ground. So yeah, that's what I thought that you would want to cover pre. तो मेंस अपन जब एक क्लास तो वैसे ले लेंगे और बाकी कभी जब एक बीच में कभी निकाल लेंगे टाइम उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट मंथ उसको पढ़ लेंगे. और प्रीलिम्स इज लाइक समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सबके अपने अपने फंड ही खत्म नहीं होते लाइफ में. ओके, anyway, so let us get started. 2013 2014 we had covered this. ठीक है, सही है सर. ओके, अपना let us focus on ourselves, and that is very important on how our preparation is going. Okay, but anyway, to his own. I can't do anything about it. चलो पढ़ते हैं. ठीक है, तो वी हैड कवर 2013 एंड 2014. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पहले तो बताओ. अच्छे से याद करे थे? 2011 से 2014 के परफेक्ट आंसर्स के साथ हमने अभी तक पढ़ाई करी है. जो भी परफेक्ट आंसर हो सकता है वो हम पढ़ रहे हैं, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडायवर्सिटी? तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती हैं चीजें वो होती है आपका जैसे नोट्स बनाना, राइट? सो जैसे कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क जब भी आता है लाइफ में, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क. ओके, so then there are like a lot of things which one needs to cover about it. So what are the things which one needs to cover about it? So let us say if I talk about Keibul Lamjao National Park, so there are a lot of keywords related to that. समझ रहे हो क्या? So whenever I hear the Keibul Lamjao National Park, so first of all, the first thing which comes in my mind is Bishnupur, Manipur. ठीक है? So Keibul Lamjao is Bishnupur, Keibul Lamjao is Manipur. समझ में आ गया? Obviously, Manipur is located in northeast India, so that is also the keyword. It is the only floating park in the world. Okay, so that is also a keyword. It is in the Loktak Lake. All right, so it is an integral part of Loktak Lake. समझ गए? So आप पॉइंट समझ रहे हो क्या? So I'm just telling you how the notes have to be made. So Loktak Lake, Keibul Lamjao National Park, Bishnupur district, Manipur. So only floating part in the world. So that is obviously there. Then it has a very typical brown antler deer called as the Sangai deer. All right. So please remember that brown antler deer is also called as the Sangai deer. So that kind of a deer is found over here. ठीक है. अभी जैसे आज आपने पढ़ा हो तो काफी सारे स्पीसीज की डेथ हो गई आज. All right. I don't know if you heard about it or not. So today is a very bad scenario going on. So सांबर लेक है जयपुर में. There are like 1,000-2,000 migratory birds are like dead. All right. So इस पे पक्का क्वेश्चन बन सकता है. Is it clear? अब ये क्या है कि आज की एनवायरनमेंट है तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा. ऑब्वियसली मैं कवर कर लूंगा फ्यूचर में, बट ऐसा मान लो कुछ फरवरी में हो गया, मार्च में हो गया, अप्रैल में हो गया,
कि सांबर लेक कहाँ है, कौन से बर्ड्स हैं, किस तरीके की डेथ है, क्या हो गया, कौन सी पॉइजनिंग हो गई। या आज से 2 साल पहले 3 साल पहले काफी कॉमन क्वेश्चन होता था ना कि डाइक्लोफेनाक खाते हैं वल्चर तो उनकी किडनी खराब हो जाती है, और वल्चर की किडनी खराब हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ हो जाती है तो 99% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। व्हाई डू यू गिव डाइक्लोफेनाक, यू गिव इट टू द कैटल। कैटल को क्यों देते हैं? ताकि उनको पेन कम हो, परफॉर्मेंस ज्यादा हो। डू यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ये सारे कीवर्ड्स हो गए। सो एकदम से आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए एक पॉइंट पे। सो देन कीबल लमजाओ नेशनल पार्क, लोकतक, एंड दे हैव वेरी fumdis are also there. All right, so please remember that. So the typical vegetation of that area is called as the fumdi. Okay, so that is also a keyword. So once you have all these keywords, if they ask you to write a note on Kibal Lamjao National Park, you will not forget it, right? So this time they are asking about floating vegetation, then they'll ask about something else, then they'll ask about something else, then they'll ask about something else, then they'll ask about something else. But the point being, important stuff is something which you have to remember. Okay? So yeah. So Kibal Lamjao National Park, it is unique in being a swamp, supports a rich biodiversity. So Kibal Lamjao Conservatory Area, Kibal Lamjao National Park. Can you see Loktak Lake, Pulmain Pat? It's the world's only floating national park. Nash Natural Manipur Brow Antler Deer. Alright, Sangai Deer. Is it absolutely clear? So please remember these points. Okay. So the brown antler deer or the Eld's deer भी बोल देते हैं इसको, and it is a unique ecosystem called as FUMD, which means floating mats of soil and vegetation. आप समझ गए ना? तो ब्राउ अटलर डियर, मणिपुर, एल्ड्स डियर भी बोलते हैं इसको, संगाई भी बोलते हैं। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकतक लेक, कीबल लमजाओ नेशनल पार्क, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर। सो ऑल दीज आर लाइक कीवर्ड्स, ठीक है? बिकॉज दिस नेशनल पार्क इज फ्लोटिंग, राइट? इट इज ऑन अ लेक, यही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। So what can be the impact of excessive and inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture? Now this is also a very typical question, right? क्योंकि हम काफी ज्यादा उसको यूज करते हैं तो उससे काफी डैमेज होता है। सो देखो 1500 बर्ड्स अगर एक साथ डेथ हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनको हुई है बीमारी, राइट? एक साथ तो 1500 बर्ड एक साथ तो नहीं मरेंगे, राइट? So there can be a viral infection, which is very common. There can be pollutant, okay, and there can be drug. Is it clear? These are the three common things which are there. Either there can be a viral infection, all right, or there can be a drug. So drug will target those birds, or there can be pollutant. ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली इन तीन में से एक रहा होगा। तो 1500 2000 बर्ड्स की स्वाहा हो गए एकदम से। इज वेरी सैड, राइट? बट we will not hear them on the prime time news, but this is how you kill your environment slowly and slowly. Those migratory birds traveled so many kilometers so that they finally can reach a place and can relax, और वहां जाते ही उनका मतलब पूरा खत्म हो गया सब कुछ। So I'm pretty sure these are one of the three reasons जिसके कारण ये हुआ होगा, but this should not happen, right? This is very bad. So let us focus on this. Proliferation of nitrogen fixing microorganism can soil occur. This is absolute nonsense, right? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं होता। इट्स एन एब्सोल्युटली ब्लेटेंटली रॉन्ग स्टेटमेंट। एसिडिटी ऑफ सॉइल बढ़ सकती है, लीचिंग हो सकता है नाइट्रेट का। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, राइट? फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। सो एक्सेस नाइट्रोजन इज लॉस्ट, ओके। सो इट कैन ऑल्सो कॉज यूट्रोफिकेशन, आपको पता ही होगा, एनपीके, ओके। सो excessive nitrogen also increase the pH of the soil, it causes acidity, right? So nitrate is an acid, so obviously it will increase acidity, etc. With reference to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resource and the Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which of the following statement is correct? तो इसमें कम से कम आपको फुल फॉर्म तो याद होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा लाइफ में। ओके, चलो चालू करते हैं। IUCN is an organ of UN, CITES is an international agreement, बकवास है, बिल्कुल बकवास है। IUCN पॉइंट ही नहीं है कोई। CITES is actually UN, IUCN is not UN, so this is wrong, absolutely wrong. CITES actually UN का है, ओके। सो फर्स्ट हटा दो, फर्स्ट हटा दो, फर्स्ट हटा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट बिकॉज यू कैन इजीली एलिमिनेट फर्स्ट, बिकॉज CITES तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, इट्स UN थिंग, एंड दिस इज 100% नॉट UN। अगर आपको इतना भी पता है, आप समझ रहे हो, अगर आपको पता है कि IUCN is just it has nothing to do with United Nations except the fact it has an observer status. So do you understand कितना easy question है?
if you know the basics that IUCN is not a body under the United Nations, then these questions can be answered fairly easily. Yes or no? सर देखो वहां पे आपकी जिंदगी का सवाल है, 6-8 साल बर्बाद होने वाले हैं, प्लीज है ना थोड़ा फोकस कर लो अपना। क्यों बर्बाद करना चाहते हो 6-8 साल? सिंपल क्वेश्चन है। अब लोग इसमें परेशान होंगे, लीगली बाइंडिंग है कि नहीं, फील्ड प्रोजेक्ट है कि नहीं, बट आंसर है कि अगर आपको फर्स्ट भी पता है, बेसिक भी आता है, तो आंसर तो निकल जाएगा ना, राइट? So that is why recall is more easier than reproduction, right? Do you understand? I told you earlier also, because you can easily recall that IUCN is definitely not a member of United Nations. So you can easily eliminate A, C, and D. So answer will become B, 2, and 3. But let us say if they want you to write a short note on IUCN and CITES and compare and contrast IUCN and CITES, in that case your recall will not work. In that case you'll have to reproduce. Do you understand, sir? Do you understand? Do you understand the difference? If they ask you to write a short note on IUCN versus CITES, and they ask you to compare and contrast IUCN and CITES, and they ask you to write the shortcomings of IUCN and CITES, in that case there is no option available to you in the form of option 1, 2, and 3, and you cannot recall. You will have to reproduce in the exam hall, and if you are unable to reproduce in the exam hall, you will get 0 marks or 1 marks, and you will definitely not get selected in the exam. On the other hand, the preliminary examination, even if you know the very fact that IUCN is not an organ of the United Nations, rather it is just merely an observer status, you can get this answer correctly and you'll get 2 marks. ठीक है? So prelims में अच्छे aspirants में उतना difference नहीं हो पाता, but mains बिल्कुल अलग अलग कर देता है, समझ रहे हो? जैसे जब गेहूं को आप पीसते हो तो उसमें से शाफ अलग हो जाता है विनोइंग से, वैसे जो नॉर्मल एस्पिरेंट होता है और जो बहुत पढ़ा लिखा एस्पिरेंट होता है उसमें मेंस में बिल्कुल अलग हो जाते हो, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दैट। प्री फिर भी जैसे तैसे निकाल लोगे, बट मेंस में बिल्कुल नेकेड कर देगा यूपीएससी आपको, ठीक है? जो एब्सोल्यूट सच्चाई बाहर आ जाती है वहां पे। So with reference to fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statement is or are correct? Okay, fly ash पे भाई क्वेश्चन पूछा है, चलो चालू करते हैं। ओके, तो आप तो चलो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले। फ्लाई एश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। स्टेटमेंट देखो आप सबसे पहले तो, इट इज मेड ऑफ ओनली। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ओनली कैसे हो सकता है? डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। ये तो इससे बकवास स्टेटमेंट ही नहीं सुना मैंने मेरी पूरी लाइफ में। थर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट? तो ये तो एब्सोल्युटली एलिमिनेट। आप डू यू अंडरस्टैंड? कोई टॉम डिक एंड हैरी भी बता देगा कि भाई इट डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो कैसे हो सकता है? कोई टॉक्सिक एलिमेंट है ही नहीं, कोई वो अमृत थोड़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, so C and D are gone, so 2 has to be correct, right? Do you understand? 2 has to be correct, right? Do you understand? 2 has to be correct, right? Do you understand? So I will not even read 2. I will not even bother to read 2. Fly ash can be used in production of bricks for building construction. Obviously, इसमें तो मतलब आप दिल्ली गवर्नमेंट बोलती रहती है रोज कि भाई जो फ्लाई एश निकल रहा है उससे कंस्ट्रक्शन में यूज कर लो, उसको मत फैलाओ, ये फलाना टिमका। तो आंसर क्या हो गया? A 1 and 2। बट कुछ लोग क्या इसमें सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ लोग क्या है कि इसमें सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कुछ लोग क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ के कि कैन इट बी यूज्ड एज द रिप्लेसमेंट और नॉट, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? पहले ऑप्शन पढ़ना है, फिर आंसर पढ़ना है। इज इट क्लियर? उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना है। बहुत बड़ी आर्ट होती है, आर्ट जो मैं सिखाता हूँ कई बार लोगों को। पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ना। इट विल सेव 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम। इज इट क्लियर? लोग बोलते हैं 2 घंटे में पेपर नहीं होता, 2 घंटे में पेपर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। गधों की तरह काम करोगे तो नहीं होगा, बट अगर दिमाग लगा के काम करोगे, ऑप्शंस पहले पढ़ लिए, तो आपको इतना जब ऑप्शंस पढ़ के ऐसा तो लग रहा है कि ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी ट्रू। डू यू अंडरस्टैंड? ऑप्शंस पढ़ के ये तो पक्का चल गया कि ऑल ऑफ द अबव कैन नॉट बी ट्रू। एक ना एक तो पक्का गलत है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? एक ना एक तो पक्का गलत है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन वो मिल गई मेरे को, ऑलराइट। फिर आई कैन सी थर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो आई एलिमिनेट थर्ड कंप्लीटली, राइट? I see only कहाँ पे लिखा है, only, so I eliminate third, so I don't need to read second now, right? I just can directly go to first. Okay, so this is the way to approach this, very very important, but at least option पढ़ के आपको एक idea लग जाएगा कि all of the above is not an answer, alright? With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statement is correct? It is a herbivorous marine mammal, yes, 100% correct. It is like a sea cow, alright? It is found along the entire coast of India. ऐसी कौन सी चीज है जो अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया मिलेगी अगर कोई नॉर्मल मछली ना हो, राइट? इट डजंट इवन मेक एनी सेंस, राइट? इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1। ओके, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑल ओनली स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है? ओके, मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स व्हिच डू नॉट हैव सैटेलाइट। इज इट रॉन्ग स्टेटमेंट?
नहीं, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। मरकरी एंड वीनस, यस दे आर द ओनली प्लैनेट्स व्हिच डोंट हैव एनी सैटेलाइट। बिल्कुल सही स्टेट। जबरदस्ती थोड़ी करेंगे कि गलत करना ही है, बट देयर इज अ गुड चांस दैट दे विल बी रॉन्ग, ऑलराइट। जबरदस्ती नहीं करना है कुछ, ठीक है। आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ सच एग्जांपल, ऑलराइट। सो डोंट वरी अबाउट दिस। Only light in the universe can travel at a speed of 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यस ऑब्वियसली। या तो फोटॉन्स होंगे, या लाइट होगी, या जो भी उसका वो होगा, रेज होंगे डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। डू यू अंडरस्टैंड? यू एंड आई कांट ट्रैवल एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ओके, सो इट्स अ राइट स्टेटमेंट, ओके। यू कैन नेवर हैव वेट मोर देन द प्लैनेट अर्थ, ऑब्वियसली। प्लैनेट अर्थ का वेट तो पता नहीं कितना मेगा मिलियन टन्स में, आप 70 80 9 200 किलो के हो, तो इट डजंट इवन मैटर, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 and 3, ऑलराइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सो ड्यूगोंग सी काऊ बोलते हैं इसको, ऑलराइट। सो बहुत ही ऐसे एक नॉर्मल सा एक बहुत ही गाय टाइप होता है, ऑलराइट। सो एनीवे, so it is from WPA 1972. It is the only herbivore mammal which is strictly marine. Okay, so it is from order Sirenia. All right. So it is a sea cow. It is one of the most seriously endangered species, and they are vulnerable to anthropogenic pressure. Okay, I hope it is clear. And they are hunted also for their meat, oil, skin, bones, teeth. कुछ नहीं छोड़ते इनका। So which one of the following is the national aquatic animal of India? बताओ कितना फर्जी क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे, रोज न्यूज़पेपर में आता था। तो मैं कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे यूपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी में ऐसे इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। 30 क्वेश्चन तो लड्डू होंगे, लड्डू, ठीक है, बेसन के लड्डू की तरह होंगे, जो आप उठा सकते हो। आप समझ रहे हो? 60 नंबर तो किसी भी आ सकते हैं, कोई नॉर्मल एस्पिरेंट होगा, राइट। बट अगले 40 से 60 नंबर लाने में ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी। बट जो इनिशियल 60 हो तो लड्डू मिलेगा आपको, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर गंगा की डॉल्फिन, राइट। सो इट इज डेजिग्नेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हर मैमल्स की आईज होती हैं, इज इट क्लियर? मैमल्स यूजुअली हैव आईज, बट ऑब्वियसली दे कांट सी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, okay. So mammals usually have eyes but they can't see. For example, bats also use echolocation to navigate, okay. Which one of the following regions of India has a combination of mangrove forest, evergreen forest and deciduous forest? अब देखो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आप समझ रहे हो, आपको बहुत ही रेयर जगह पे मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में, समझ रहे हो। कुछ पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट के, कुछ पोर्शन है अंडमान के, वहीं मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। आप पॉइंट समझ रहे हो ना। अब मैंग्रोव्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? मैंग्रोव्स भी बहुत ही रेयरली मिलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, राइट। सो मैंग्रोव बनाने के लिए और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी चाहिए, तो सिर्फ अंडमान में बन सकता है, तो इजंट इट। भाई सौराष्ट्र में आपको लगता है एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे क्या? मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार। बंगाल में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ से आएंगे? आंध्रा में एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ से आएंगे? कॉमन सेंस लगाओ ना। अंडमान एंड निकोबार, बहुत ही सिंपल आंसर है ये, बहुत ही लड्डू टाइप क्वेश्चन है। अगर ये सिर्फ मैंग्रोव और डेसिडुअस देते तो फंस जाते हैं आप इसमें, बट एवरग्रीन डाल दिया। इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत कम जगह मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज डी, अंडमान एंड निकोबार। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव, एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of ozone depletion? बताओ इससे फर्जी क्वेश्चन कोई है? 12th क्लास एनसीईआरटी में चिल्ला चिल्ला के 10,000 बार मेंशन कर रखा है इसको, ठीक है। मतलब इतना लड्डू क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, और हर हर साल आते हैं लड्डू क्वेश्चन, बाय द वे, ठीक है। आपने पांच, अपन 2015 डिस्कस कर रहे हैं, आपने नोटिस तो कर लिया होगा, बहुत बड़े बड़े लड्डू देती है यूपीएससी। सो डोंट फॉरगेट टू ईट द लड्डूज, ठीक है। गुड एस्पिरेंट विल नेवर फॉरगेट टू ईट हिज लड्डूज और हर लड्डूज। सो ऑब्वियसली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का मतलब होता है वियना कन्वेंशन या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक ही बात है, राइट। या तो वियना कन्वेंशन बोल दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू वियना कन्वेंशन बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। So Montreal Protocol and substance that deplete the ozone layer, it is basically based on the Vienna Convention. It's very simple. It's nothing to do with anything. What is Rio Plus 20 conference often mentioned in the news? ठीक है सर, देखते हैं क्या है Rio Plus 20 conference। अभी बताओ, इससे कोई बेकार क्वेश्चन आएगा क्या? मतलब Rio Plus 20 क्या है? किसी को नहीं पता है क्या है? Rio Plus 20 नहीं आता आप लोगों को? Rio Plus 20 क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होती है उसी का है, ठीक है।
तो आंसर हो गया ए इसका, राइट? बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड? सी आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, लाइक इफ यू नो योर फैक्ट्स, राइट, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स गो टू मच इन डेप्थ, बट जो बेसिक लड्डू होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है? डोंट डू दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड इज करेक्ट? सो उस टाइम पे काफी न्यूज में होता था ग्रीन क्लाइमेट फंड। इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। यस, इट इज फाउंड अंडर द एजेस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक? नो। सो आंसर हो गया इसका ए, इट इज फंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है? सो आंसर है ए। अब इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, कैन यू सी दिस ऑल दिस? सो इट इज करंटली स्ट्रक्चर्ड इन टू themes: mitigation, adaptation. It is set up by 194 countries which are parties to UNFCCC. Okay, aim is to deliver equal amounts of funding to mitigation, adaptation, being guided by conventions, principles, provisions. The fund is governed by the GCF board, etc. ठीक है? Which one of the following national park has a climate that varies from tropical to subtropical to temperate to arctic? Again, मतलब this has to be an altitudinal thing. Do you understand? This has to be an altitudinal thing. Yes or no? अगर एक ही जगह पे आपको सारे क्लाइमेट चाहिए तो it has to be altitude, right? कि मतलब नीचे से ऊपर गए तो बिल्कुल नीचे तो देहरादून में गर्मी पड़ रही है और मसूरी ऊपर गए तो वहां पे बर्फ पड़ रही है. So it has to be an altitudinal thing. So अब आ जाओ altitude में कौन से में फंसोगे, चलो देखते हैं. So basically if you have, it has to start from tropical, just remember that, ठीक है? It has to start from tropical type of climate. Is it clear? So that is a very very important point which you have to understand. So Nanda Devi, Kanchenjunga, Nevra, all these are eliminated, ठीक है? Because of this, so our only option which left is Namdapha, because it is saying literally all the four type of climate. Do you understand? जैसे कंचनजंगा में if you go on top you will get arctic, okay? If you go below you will get temperate also. But नामदफा will offer you all the four. डिफरेंस समझ रहे हो ना? थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस लगाओगे और पढ़ोगे तो समझ में आएगा. ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी टीचर पहले से नहीं बता सकता, ठीक है? वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by the. This is a typical boring current affair question. ये थोड़े से अगर नहीं पढ़े होते तो नहीं आते. So biocarbon is basically by World Bank, right? The Genetic Engineering Appraisal Committee. By the way, भाई साहब ये बिल्कुल ही मतलब बायो एनसीईआरटी 12th क्लास से उठा रखे हैं, ठीक है? काफी सारे क्वेश्चन वहां से आ रखे हैं, समझ रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है जीईएसी, उसके ऊपर काफी मेंशनड है और मतलब इसका काफी डिस्कशन भी होता रहता है अखबार में. तो हर बच्चे को पता है ईपी एक्ट 1986 के अंडर आती है, वो तो किसी को डाउट ही नहीं है. बट मैं बता रहा हूँ, मतलब आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हो स्टैटिक पोर्शन को, ठीक है? सो उसको स्टैटिक पोर्शन को अंडर एस्टिमेट करना थोड़ा बंद कर दो आपसे, ठीक है? अब की बार वैसे यूपीएससी ने आंख खोल दी है, मतलब मेंस का पेपर बना के वैसा. सो this comes under Environment Protection Act of 1986. In a particular region in India, local people train the roots of living tree into robust bridges across the stream. As the time passes, these unique living root bridges are found in. So again, like basically, this is also mentioned in NCERT, and this was also in Hindu. There was an editorial on this. So ये मेघालय में होता है, बट अभी आप लोग इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि जो आपके टीचर्स होते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ा के बैठते हैं. मैं आपको ओरिजिनल सोर्स बता रहा हूँ एज एन एस्पिरेंट जो इस पेपर को पहले से पढ़ रहा होगा, ठीक है? What I can tell you is because I have lived this phase, so that is why I can tell you all this. So this is done by Khasi and Jaintia tribes of Meghalaya. Consider the following statement: Arunachal, Himachal, Mizoram. In which of the following states do tropical wet evergreen forest occurs? All right. So tropical evergreen wet evergreen forest. ठीक है सर, देखते हैं. तो देखो अरुणाचल और मिजोरम तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट? नॉर्थ ईस्ट में तो होते हैं, सबको पता है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं होते हैं, और होंगे कहाँ पे? अंडमान में होते हैं, वहाँ होते हैं. और थोड़ा बहुत अगर बहुत ही स्ट्रेच कर लो तो थोड़ा वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाएंगे, राइट? तीन ही रीजन है पूरे इंडिया में, एक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, एक अंडमान निकोबार है, और थोड़ा बहुत वेस्टर्न घाट्स में है. हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ गया इसमें? वो मेरे समझ से थोड़ा परे है. तो आंसर हो जाएगा इसका सी. So they are found in areas which have at least very high rainfall and high temperature, and they are found in Western Ghats, Andaman and Nicobar, and the northeastern region. With reference to Forest Carbon Partnership Facility, which of the following statement is or are correct? ठीक है. It is a global partnership of government, businesses, civil society, indigenous people, obviously. Financial aid to university, individual scientist institution. This is the country in there reducing emission from deforestation efforts by providing them with financial and technical assistance. Yes.
ठीक है। with reference to an organization called as BirdLife International, which of the following statement is correct? अब जैसे इतने सारे बर्ड्स की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे। आप समझ रहे हो ना पॉइंट मेरा? अब ये जैसे बॉडी रातों रात इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड है, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। इट आइडेंटिफाइज द साइट एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, यस, सो आंसर इज सी 1 and 3। As I told you, it was done by Dr. Norman Myers, right? We have already covered this. He had discovered the concept of biodiversity hotspot. So if they ask you BirdLife International, is it a United Nations body? So answer is no, it is an NGO. Can you see this? It's a global partnership of conservation organizations. All the NGOs जो हैं वर्ल्ड की, उनका एक ओवरऑल ओवरआर्चिंग एक पार्टनरशिप है। So BirdLife International, it is a global partnership of conservation organization. It strives to conserve the birds, their habitats and global biodiversity, ठीक है? So it strives to conserve the birds, their habitats, global biodiversity. All right. So what does it do? It strives, okay. So to conserve the birds, habitats, biodiversity, सब कुछ it strives to do all that. ठीक है ना सर? And this concept was originated by Dr. Norman Myers in The Environmentalist, and it was also promoted as a strategy for biodiversity conservation in the popular book Hotspots Revisited. In India, which one of the following types of forest is teak, a dominant tree species? एक typical अगर इंडियन जो होते हैं वो deciduous forest होते हैं। India is a country of deciduous forest. Can you remember this? And teak is a typical example of an Indian tree. ठीक है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। कैन यू रिमेंबर दिस? अगर इंडिया के एक फॉरेस्ट टाइप पूरे इंडिया को अगर डिस्क्राइब करना हो आपको, तो आंसर होगा उसका डेसिडुअस फॉरेस्ट। नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉट थॉर्नी स्क्रब फॉरेस्ट, नॉट डेजर्ट टाइप कंडीशंस, नॉट लाइक मरीन कंडीशन, डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, मतलब स्ट्रगलिंग टाइप की, मतलब जो डीट की तरह डटा रहे, थोड़ा कम पानी है, थोड़ी ज्यादा गर्मी है। दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. So teak is again a typical example of that. So answer is tropical moist deciduous forest. Okay. अभी बता दें सब कुछ, थोड़ा सब्र कर लो, कोर्स तो चालू ही हुआ है, अभी बता देंगे सब कुछ। Which one of the following is best description of the term ecosystem? बताओ कितना फर्जी क्वेश्चन है? Do you understand? Such a bad question, such a low level question. If you have studied class 12th NCERT, you will again do it correct. Absolutely nonsense type of a easy statement. कुछ नहीं होता। All the organisms along with the biotic and abiotic factor of their environment, that is called as a ecosystem. ठीक है? A community of organism interacting with one another, बिल्कुल गलत है। The part of the earth which is inhabited by living organism is called as biosphere. A community of organism together with the environment in which they live, yes. The flora and fauna of a geographical area, that is called as biodiversity. आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। वो होती है असली पढ़ाई, ठीक है? दैट पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज इनहैबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, वेयर ऑल ऑफ दीस थ्री coincides. The flora and fauna of a geographical area is called as the biodiversity of that particular area. A community of organisms together with the environment in which they live is described as ecosystem. ठीक है? So you need to know the definitions also कि ये गलत क्यों है। तब तो होती है आपकी गॉड लेवल प्रिपरेशन, ठीक है? तो अब तो गॉड मोड होता है ना कुछ गेम्स में, कि जब गॉड मोड ऑन हो जाता है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? सो यू हैव टू बी इन गॉड लेवल प्रिपरेशन इफ यू वांट टू बी 100। जैसे प्रीलिम्स लेवल पे आई वाज इन दिस काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन, दैट इज व्हाई आई वाज 100% सर्टेन दैट आई विल क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है? 100% सर्टेन कि भाई प्री तो मतलब अनलेस कि बिल्कुल ही मेरा हाथ ही टूट जाए एग्जाम वाले दिन कि मैं लिख ही नहीं पाऊं, तब भी ऐसा कॉन्फिडेंस था कि दूसरे हाथ से लिख देंगे, गोले भर नहीं था, ठीक है? डू अंडरस्टैंड? So like on the day of the prelims, I was swimming in my hostel. तो मतलब ही नहीं था कोई, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तो just after the exam मतलब, ठीक है? So it doesn't matter. So उस level पे preparation पहुंच गई, तो the moment I was writing the paper, I knew that this is done and dusted. ठीक है? So if you can reach that level, then it is like absolutely great. Like Sandeep is saying, cutoff was 241. I had 309. So I'm just telling you how does it work. It works when you know everything about all the options. समझ रहे हो? एक तो होता है कि बड़ी मुश्किल से परेशान हो कि जैसे तैसे सी मार्क कर दिया। एक होता है बड़े डिस्डेन के साथ मार्क किया, समझ रहे हो? जैसे बड़े लोग, बड़े बैट्समैन, विव रिचर्ड्स, एबी डिविलियर्स टाइप लोग जब खेलते हैं, बहुत बुरा मारते हैं ना मतलब
एक होता है गरीबों की तरह कटवट लग गए इधर चौका चला गया, एक होता है बिल्कुल डिस्डेन के साथ डिसमिस कर दिया सामने वाले को. सो यू नीड टू बी एट दैट लेवल ऑफ preparation. So ecosystem is a system of living, non-living elements occupying the space, interacting with each other, biotic and abiotic factors. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ऑफ अर्ली 2000 बोल सकते हो, राइट? मतलब ही नहीं है कोई, तो वन साइडेड मैच होते थे सारे. So that level of preparation you need to do. So with reference to bio toilets used by the Indian Railways, consider the following statements. Ammonia and water vapor are the only end product in this decomposition. भाई कैसी बातें कर देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और कोई बायो प्रोडक्ट ही नहीं होगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इज इनिशिएटेड ऑफ फंगल. बैक्टीरिया कहाँ मर गए सर? बैक्टीरिया पहले आएगा ना. आंसर है इसका डी, नाइदर वन नॉट टू. So first of all, it is bacteria. A lot of biogases are also released. Mainly, it is water. So answer is D, neither one nor two. With reference to IREDA, Indian Renewable Energy, which of the following statement is correct? It is a public limited government company. ये स्टेटमेंट तो साहब सही है. और क्या है? इट इज NBFC, ये भी सही है. वेरड़ा. So Indian Renewable Energy Development Agency Limited, सही है. सी बोथ 1 and 2. You don't have to worry about it. 2016 में आते हैं. नेक्स्ट वन कंट्री इज कार्टागेना प्रोटोकॉल. इट इज नॉट कार्टाजीना, राइट? So up to you how to pronounce it. So जब भी आप कार्टागेना प्रोटोकॉल की बात करो तो प्लीज रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? So it is related to CBD, biosafety, etc. Nagoya Protocol is also about fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization and clean development mechanism is Kyoto Protocol. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? आंसर सर हो गया अपना C, because Kyoto Protocol is the only one which is mentioned correctly. तो बाकी ये सब देखो सिंपल क्वेश्चन है, राइट? So it's very very important, so please remember that. Which of the following best describe the aim of Green India mission of the government of India? Okay, let us discuss. Which of the following best describes the aim of Green India mission of the government of India? Restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by combination mitigation measure. ये है इसका आंसर. ठीक है, the simple answer है. Again, if you know it, you know it. With reference to initiative called a TEEB, which of the following statement is correct? So next time when you see these kind of words, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. That we have to read it very clearly, right? It is an initiative hosted by UNEP, IMF, and World Economic Forum. This is wrong. It was just launched by Germany and EU. ये बिल्कुल गलत statement है, ठीक है? It is a global initiative which focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. Yes, it presents an approach that can help decision maker recognize, demonstrate, capture the value of ecosystem biodiversity. Yes, so answer हो गया इसका C sir, 2 and 3. ठीक है, so that is the correct answer. So answer is C, 2 and 3. All right, so please remember that. So TEEB was launched by Germany and EU. Okay, it's a global initiative on making nature's values visible. Net metering is sometimes seen in the news in the context of promoting what? What do you want to promote? So basically नेट का मतलब होता है जैसे सोलर एनर्जी आपने घर पे लगा रखी है. ओके, तो कई बार क्या होता है आपने एनर्जी कम कंज्यूम करी है और सोलर एनर्जी ज्यादा जनरेट होगी तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हो. डू यू अंडरस्टैंड? So rather than paying government for the money, you can actually get paid by the government for the money. So this concept of production and use of solar energy by the households is called as a net metering. ठीक है, मान लो कि आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी थी वो सोलर एनर्जी उतनी जनरेट कर दी तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ठीक है, so net metering is used in the context of production and use of solar energy by the households and consumers. So answer is A. So it is a billing mechanism which credits the owners of solar energy system for the electricity which they add to the grid. Which one of the following statements are correct? Proper design, effective implementation of UN Red Plus program can contribute significantly to. ठीक है, देखते हैं. Protection of biodiversity, yes. Resilience of forest ecosystems, yes. Poverty reduction, yes. So all these statements are correct regarding Red Plus. सारे के सारे सही हैं. What is greenhouse gas protocol? Again, like it is a very typical normal sa question. So it's an accounting tool for government and business leader to understand, quantify, manage greenhouse gas emissions. That's all it is. ठीक है, so that is what is the greenhouse gas protocol, so to speak. ठीक है, so yeah, we can remember this. So it is an international accounting tool for government business leaders to understand, quantify, manage the greenhouse gas emissions. All right,
So very simple, very easy to understand, not at all difficult by any stretch of imagination. So international accounting tool for government, for business leaders to understand, to quantify, to manage the greenhouse gas emissions. All right. हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगेगा, ये जरूरी नहीं है. आपके पास कई तरह के अस्त्र हैं. देखी होगी ना महाभारत रामायण, कोई एक ही हथियार लेके थोड़ी जाता है अर्जुन. अर्जुन के पास कई तरह के हथियार होते हैं ना. तो आप भी अर्जुन की तरह बनो, मतलब हर बात में, मतलब थोड़ी ब्रह्मास्त्र चलाते रहेंगे हर बात पे, राइट. कभी नॉर्मल बाण चलाओ, कभी थोड़ा हाई लेवल चलाओ, फिर श्री कृष्ण जी की मदद लो, मतलब सारी चीजें करो, साम दाम दंड भेद, समझ रहे हो, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा. सो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल establishes, obviously the first and the foremost thing is this. Do you remember this? ये कितने लोग भूल गए ऑलरेडी. सबसे पहले तो ये चाहिए, ठीक है. किसी को तो याद होगा यार, कोई तो स्टूडेंट होगा मेरा. किसी को पता है तो वाई तो रिप्लाई कर दो. इसकी फुल फॉर्म है, वर्ड है ये. PEKB की क्या फुल फॉर्म हो सकती है? अरे इंग्लिश फ्रेज है ये. यस, एब्सोल्युटली राइट देवंजलि भौमिक. प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस. तो सबसे पहले तो आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस होना चाहिए. उसके बाद ये एलिमिनेशन टेक्निक और ये सारी ओनली टेक्निक, ये सब तब लगती है, ठीक है. इज इट क्लियर? You need to have a very very solid pre-existing knowledge base, otherwise no one can help you crack this exam, ठीक है. So very very highly developed pre-existing knowledge base is required. That is the sine qua non to crack this exam, ठीक है. Pre-existing knowledge base का मतलब होता है आपकी एनसीईआरटी चार्ट की होनी चाहिए, आपके बेसिक करंट अफेयर चार्ट के कवर होने चाहिए, आपका बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो चार्ट के कवर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर होने चाहिए, समझ रहे हो ना. तब जाके एलिमिनेशन टेक्निक्स और ये सारी टेक्निक्स तब जाके लगती है सर वहां पे. With reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a global action plan for sustainable development. बिल्कुल सही बात है. It originated in the World Summit on Sustainable. ना 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 ना, अरे तो ओरिजिनल है, A1 ओनली हो गया. ये तो ओरिजिनल है सर 1992 का. ये तो रियो प्लस 10 की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो. दिस इज रियो प्लस 10 बिकॉज 1992 में वो हुई, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुई. सो ये तो नंबर वन की बात है, तो A1 हो गया इसका. So Agenda 21 is a comprehensive plan of action to be taken globally, nationally, locally by organizations of United Nations. And Agenda 21, it is started in 1992. 21 here refers to the 21st century. ठीक है? So 21 here refers to the 21st century. The ISA was launched at United Nations Climate Change Conference in 2015. बिल्कुल सही बात है. The alliance include all the member countries of United Nations. ये बिल्कुल ही गलत है, absolute nonsense है. पहले तो सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए था, अभी सबके लिए खोल दिया है. ओके. फर्स्ट असेंबली वाज डन. ओके, कैन यू सी दिस? पहले ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए था. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? पहले सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए था. फिर इंडिया ने जब फर्स्ट असेंबली आई तो बोला कि एक्सपेंड द स्कोप ऑफ मेंबरशिप टू ऑल कंट्रीज व्हिच आर मेंबर्स ऑफ यूएन. बट इट डज नॉट मीन दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर आल्सो मेंबर ऑफ आईएसए. समझ रहे हो. तो पूरा अच्छे से पता होना चाहिए. अगेन लाइक बॉस गॉड लेवल पे पता होनी चाहिए चीजें, समझ में आ रहा है. एग्जैक्ट पता होना चाहिए सब कुछ. यस, आईएसए गुरुग्राम 2015, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस 2015. Resource rich states as far as solar energy is concerned, either fully or partially between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So they are a tropical or subtropical country. And first assembly, as soon as it gathered, India said no, we don't allow only these countries. We can allow anyone else in the world who is member of the United Nations. As we don't, it doesn't matter, right? समझ रहे हो का सर? सर समझ रहे हो का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है. With reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statements are correct? Okay. The agreement signed by all the member countries will go in effect in 2000. Nonsense.
Agreement aims to limit the greenhouse gas emission. Yes. Developed countries acknowledge their historic responsibility to global warming and committed to donate $1 trillion a year from 2020. No. So answer is B2 only. Okay. So please remember this. On which of the following can you find the Bureau of Energy Efficiency star label? भाई कहाँ कहाँ मिलता है लेबल? चलो चेक करते हैं. सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प, सब पे मिल जाएगा सर. So frost free refrigerator, tubular fluorescent lamp, AC, transformer, room AC, direct cool refrigerator, electric geyser, color TV, room air conditioner, LED lamps. So इसमें मिल जाएगा आपको. I can't go slow, otherwise we'll keep doing this for next 5 years. But yeah, you can just go in retrospect and watch this. Okay, that you can definitely do. Consider the following statement. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called as the Club of Rome. This statement is actually no. It was done in 2012. तो गलत है. Sustainable Development Word अलग बात है. Sustainable Development Goals और 2012 में था. SDG have to be achieved by 2030. Yes. So this is correct. Answer is B2 only. So it was developed and discussed in Rio, मतलब Rio Plus 20 summit जो था 2012 में. That was the starting point. Sustainable Development Goals were born at United Nations Conference on Sustainable Development in order to replace the Millennium Development Goals. And they are a universal call to action to end poverty, protect the planet, ensure all the people enjoy peace, prosperity by 2030. In the term INDC, intended nationally determined contribution is sometimes in the seen in news. Okay, क्या हो सकते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? रिहेबिलिटेट रेफ्यूजी. अब लगाते हैं चलो एलिमिनेशन मेथड. इज इट अबाउट रेफ्यूजी? क्या बकवास चल रही है. प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. यस. कैपिटल कंट्रीब्यूट टू मेंबर कंट्री. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. क्या बकवास कर रहे हो यार. प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइन बाय द कंट्रीज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. So this is basically mainly for point B. So it is to reduce national emissions and adapt to the impacts of climate change. So that is what NDC will do. So embody efforts by each country to reduce national emission, adapt to the impacts of the climate change. Okay? So this agreement requires each party to prepare, communicate, maintain successive nationally determined contribution which it intends to achieve. Okay? What is the importance of the United Convention to combat desertification? चलो देखते हैं. So it aims to promote effective action through innovative national programs, supportive international partnerships. Yes, it has a special particular focus on South Asia, North Africa regions. ना क्या बकवास है. United Nations Conference to combat desertification. ऐसा कुछ नहीं है इसका. I don't think so ऐसा कुछ है. It's committed to bottom-up approach, encouraging the participation of local people in combating the desertification. हाँ ये सही है एक्चुअली. दिस इज करेक्ट. तो आंसर हो जाएगा इसका C, 1 and 3. So it has to have bottom-up approach. It is focused on arid, semi-arid, dry, on the dry lands. All right, it's not like some specific focus. In the cities of our country, so the following atmospheric gases normally considered in calculating the value of AQI. अबे सब कुछ ही पता होना चाहिए आपको, right? So when it comes to like AQI, so how do you measure AQI? Okay, so there are different gases etc which are there. बट सबसे पहले PM2.5 होता है, PM10 होता है, ग्लेड होता है. उसके अलावा 5 गैस होती है, अमोनिया, ओजोन, CO, SO2, NO2. राइट. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? 8 चीजें देखी जाती हैं. ठीक है. तो CO2 है कि नहीं? CO2 है कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ. पर CO2 तो नहीं है. कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. ठीक है. सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन. तो आंसर हो गया इसका 2, 3, 4. बताई तो दिया, 8 चीजें बता तो दी. PM2.5, PM10 और लेड हो गए 3, तो उनको अलग कर दो. राइट. लेड का मतलब होता है PB, PM2.5, PM10. अब अपने को गैस डालनी है इसमें. गैस कौन सी हो गई? NO2, SO2, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन. ठीक है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. SO2, NO2,
अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। ठीक है, देखो फैक्ट क्लियर होने चाहिए, प्रिपरेशन गॉड लेवल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगेन एंड अगेन फैक्ट क्लियर होने चाहिए और गॉड लेवल प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब मजा आता है। फिर कुछ भी डाल दो इसमें, आपको क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? आप गाजर मूली की तरह काट दोगे इसको, राइट? सबसे पहले तो तीन अलग कर लिए अपन ने, PM2.5, PM10 और PB। समझ रहे हो कितना इजी है याद रखना, राइट? पी लिख लिया सबसे पहले, फिर M2.5, M10 और PB। समझ रहे हो क्या? फिर उसके बाद आपने याद किया कि एसिड रेन कैसे होती है। एसिड रेन होती है सर NO2 और SO2 से, राइट? इजंट इट? एसिड रेन किससे होती है? NO2 और SO2 से, राइट? फिर आपका हीमोग्लोबिन में कौन रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को? सो आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? अब समझ रहे हो, बहुत इजी है। आपका फोटोकेमिकल स्मॉग में मेजर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? आंसर इज ओजोन। ओके, and what is a very dangerous gas if your kidneys and other things are not functioning, which increases the level? The answer is ammonia. So it's not very difficult to remember. Just remember PPP, 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 PPP। फिर एसिड ड्रेन करवा देना, फिर कार्बो मतलब हीमोग्लोबिन एक्सचेंज करा देना, फिर फोटोकेमिकल स्मॉक करा देना, और फिर आपका सिस्टम शट डाउन करवा देना। ठीक है, so it is not difficult to remember if you have actual traits, how to remember। सो AQI जो होता है उसमें 8 चीज़ें होती हैं। सो जस्ट गो फॉर इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ NGRB? NGRB भाई इतनी सारी कमिटी, बेसिन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री सब आ गया, बट गंगा जी क्लीन नहीं हो पाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व हैं, बट एक नदी साफ नहीं हो पाई, बड़ा अजीब सा लगता है। So river basin is the unit of planning and management. Yes, it spearheads the river conservation effort at the national level. Yes, one of the chief minister of the states through which the Ganga flows becomes the chairman of NGRB or not Bakwas. So answer is A, 1 and 2. So please remember that prime minister is the prime chair of the this. ठीक है, is it clear? Prime minister is the head of this, and despite the fact we are trying for last 40 years, still nothing has been done much in cleaning the holy Ganga river. ठीक है, so Prime Minister is the chair, cabinet ministers that include Ganga among their direct concerns, chief minister of states through which the Ganga river flows. River basin will be the unit of planning and management, and it will spearhead like river conservation efforts. Implementation will be by the state agencies, urban local bodies, etc. Gadgil committee report, Kasturi Rangan committee report, sometimes seen in the news are related to। अब इससे फर्जी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? इससे इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको लाइफ में। So obviously answer is Western Ghats. So answer is D, Dada. All right. What are the unique about Kharai camel, which is a breed found in India? Okay. So ये भी उस टाइम पे इसी से रिलेटेड था, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इट इज फाउंड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। इट इज capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. It survives by grazing on mangroves. It is lives in the wild, cannot be domesticated. So ये बकवास क्वेश्चन है। तो आंसर हो गया इसका A, 1 and 2। सो इट इज फाउंड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, बड़ा वियर्ड कैमल है, राइट? मैंग्रोव खाता है, सी वाटर में स्विमिंग करता है। ऐसे कैमल की इमेज में ऐसे नहीं आएगी ना, स्विमिंग कर रहा है कैमल, राइट? विल ऑलवेज विजुअलाइज इट इन अ डेजर्ट, बेचारे को पानी नहीं मिला, 3 हफ्ते से चल रहा है, राइट? दैट इज द इमेज विच आई विल नॉट विजुअलाइज इट इन स्विमिंग इन सी वाटर eating mangroves, right? But that is what Kharai camel is all about. So it is found in the coastal part of Kutch region of Gujarat, and they're well adapted to both dryland as well as coastal ecosystem. They have excellent swimming capacity in seawater. They graze on mangroves and they can thrive on high saline water. They can tolerate very high TDS. So please remember this about the Kharai camel. ठीक है, तो ये उस टाइम पे था। सो बढ़िया तैरते हैं यार, ये मछली की तरह तैरते हैं, कभी देखना इनके वीडियोस आप, बहुत फास्ट तैरते हैं यार ये लोग। ओके, so recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of about 11 meters and has orange-colored fruit pulp. In which part of India was it discovered? ये डायरेक्ट द हिंदू का क्वेश्चन था, ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये डायरेक्ट द हिंदू का क्वेश्चन था, एब्सोल्युटली डायरेक्ट आया था, ठीक है। कि ऑरेंज कलर्ड बनाना कहाँ मिलते हैं? तो आंसर है अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं। पर कौन है ना, बार बार क्यों बी लिख रहे हो यार? 25 बार तो मैं बता चुका हूँ कि ऑरेंज कलर्ड बनाना आर फाउंड इन अंडमान क्यों लिख रहे हो बार बार बी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कृष्ण नाला फॉरेस्ट होता है, वहां पे मिलते हैं। एनीवे,
So that is not the point. Point is that this was directly taken from the Hindu, and if you have not read the Hindu on that particular day, you are gone. ठीक है, ये आंसर आप मर जाओगे बट ये आंसर नहीं निकलेगा आपका. ठीक है, कि ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प का बनाना कहाँ मिलता है. ठीक है, ये नहीं मिलेगा, चाहे आप मर जाओ बट नहीं मिलेगा आंसर, अनलेस यू हैव स्टडीड दैट वेरी स्पेसिफिक आर्टिकल. ठीक है, it's not found in textbook, it will not be found in NCERT. 99.9% of the teacher will not cover this. बट अगर आपने वो हिंदू का आर्टिकल पढ़ा है तो आपको अंडमान आइलैंड मिल जाएगा. ठीक है, तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कृष्ण नाला फॉरेस्ट इन अंडमान निकोबार 11 मीटर हाई. एंड कैन यू इमेजिन 11 मीटर, जो आपका नॉर्मल बनाना पेड़ होता है 3 मीटर का होता है, 11 मीटर इमेजिन करो. मतलब 11 मीटर की तो बिल्डिंग होती है यार, 10-10 माले की. ठीक है, सो मतलब 4-5 माले की जो बिल्डिंग होती है दैट इज लाइक 11 मीटर्स. ठीक है, जो 4 मंजिल buildings they are like 11-12 meters. Okay, so imagine that kind of a banana. So the fruit is orange in color. Okay, usually white color का होता है ना बनाना, खाया होगा ना, केला सफेद कलर का होता है ना अंदर, ये ऑरेंज कलर का होता है सर. So please remember that. With reference to red sanders sometimes in the news, what is red sanders? कितने लोगों को पता, वीरप्पन का नाम सुना है? वीरप्पन, वीरप्पन का नाम सुना है? हाँ, तो वो यही करता था. ठीक है, so obviously Veerappan is a very famous person in South India, right? He was definitely not in North India. So it is a tree species found in a part of South India, right? Yes, this is absolutely correct. It is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. ये क्या बकवास है ये. ठीक है, बचपन में नाम सुना होगा ना वीरप्पन का. I don't know if you've heard about him or not. When I was 12-13 year old, he was killed by the government. Okay, so he was killed by the government, right, in 2004. Okay, anyway, so there are tree species found in part of South India. It is one of the most important trees in the tropical rainforest. So this is wrong, so answer is A1 only. Okay, so it is found in the Sheshachalam hill ranges, okay, in Andhra Pradesh. All right, so it is a rare kind of sandalwood. It is found in the tropical dry deciduous forest. Is it clear? So it is not found in the tropical rainforest. Again, like India is a country of deciduous forest. ठीक है, can you remember this one line? काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, so just remember that. So recently, for the first time in our country, which of the following state has declared a particular butterfly as a state butterfly? Okay, तो अगेन लाइक ये भी बहुत ही चिपड़ सा क्वेश्चन था, मतलब चीप शॉट होते हैं ना यूपीएससी के. सो ब्लू मॉर्मोन करके एक बटरफ्लाई थी, उनको इन्होंने बता दिया, बट इट्स यूजलेस क्वेश्चन. बट इससे आपको ये पता चलता है कि अगली बार कोई और स्टेट कोई बटरफ्लाई या तोता या मैना कुछ डिक्लेयर कर रहा है तो आप पढ़ लेना उसको. ठीक है, इससे ये नहीं पता चलता कि महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मन है, इससे ये पता चलता है कल को राजस्थान कोई अपना नेशनल स्टेट फ्लावर या स्टेट ट्री या स्टेट डॉग कुछ ऐसा करता है तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज इसकी जीरो सिग्निफिकेंस है कि ब्लू मॉर्मोन वहां पे स्टेट बटरफ्लाई है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. वेयर इज इट फाउंड? वेयर इज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फाउंड? सी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल is found in some part of western ghats, some part of himalayas. ठीक है, so that is where it is found. So answer is western ghats and some part of himalayas. ठीक है, so मतलब ये क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स हैवी था ये वाला. जैसे ये करंट अफेयर का है, ये करंट अफेयर का है, ये थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स का है, ये तो 100% करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये उस टाइम चलो चालू हो गया था, ये करंट अफेयर. समझ रहे हो ना, ये करंट अफेयर है. कितना करंट अफेयर ठोक रखा है इस पेपर में, कैन यू रियलाइज दिस फैक्ट? सो but if your static portion is weak, then these current affairs will go over the top. Okay, अब देखो दो तरह के करंट अफेयर होते हैं, एक होते हैं करंट अफेयर और एक होते हैं कंटेम्प्रेरी इशू. जैसे गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन, आई विल क्लासिफाई देम एज कंटेम्प्रेरी इशू. ठीक है, बिकॉज यू नीड टू हैव बैकग्राउंड कि वेस्टर्न घाट्स क्या है, क्यों है, फलाना है, वरना समझ में नहीं आएंगी रिपोर्ट्स, ना उनकी रिकमेंडेशन समझ में आएंगी, ना उनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे. बट लेटर से ये क्वेश्चन है स्टेट बटरफ्लाई, इसके लिए आपको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, राइट? इवन इफ यू आर 7 year old एंड आई टेल यू
That blue mormon is the state butterfly of Maharashtra. You can just remember it, right? You don't need any forward and backward linkages, right? आप इंडस्ट्रीज में पढ़ते होगे ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. सो इफ यू डोंट नीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस देन यू डोंट नीड टू स्टडी देम. जैसे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलता है? यू डोंट नीड लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर दैट. इफ यू नो इट यू नो इट, इफ यू डोंट नो इट यू डोंट नो इट. ये ऑरेंज बनाना कहाँ मिलेगा? देयर इज नो नीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस. डू यू अंडरस्टैंड? वो एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार आगे चला गया, उसको भूल जाओ अब. So Global Climate Change Alliance, it is an initiative of European Union, provides technical financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. Okay. It is coordinated by World Resource Institute, World Business Council for Sustainable Development. तो आंसर इज यहाँ पे हो जाएगा A1 and 2. ठीक है. So M stripe is sometimes seen in the news in the context of, so it is basically related to tigers, right? So it is related to tiger reserve, monitoring system for tigers. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब ये इतना फर्जी क्वेश्चन है कि अगर आपने 12th क्लास एनसीईआरटी पढ़ रखी है अच्छे से, दिस यू कैन नॉट गेट इट रॉन्ग. बीओडी का मतलब होता है कितना पॉल्यूशन है. जितनी ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन. ठीक है. So answer is it is about pollution level. So answer is C, amount of oxygen is required by the aerobic bacteria to basically break down the entire organic system. So more the BOD, more the pollution, right? Now this is a pure static portion. ठीक है? Is it clear? 100% static question है. This is a clean air, climate clean air coalition to reduce short-lived climate pollutants is a unique initiative G20 group of countries. CCAC focus on methane, black carbon, hydrofluorocarbons. So अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, रिसेंट डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा. सो दीज आर लाइक स्लाइटली मिसलीडिंग क्वेश्चंस. सो पहला तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट इज डन बाय बांग्लादेश, कनाडा, घाना. इट्स नॉट बाय G20. ठीक है. If you want to see घड़ियाल्स in their natural habitat, which one of the following is the best place to visit? देखो घड़ियाल चंबल नदी तो बहुत ही फेमस है, एवरीवन नोज अबाउट दैट. ठीक है. एनसीईआरटी में कवर कर लूंगा तो यू डोंट नीड टू नेसेसरीली कवर इट. ठीक है. सो घड़ियाल्स आर फाउंड इन सोन रिवर, गिरवा रिवर, गंगा, महानदी एंड चंबल. नेशनल चंबल सेंचुरी इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज फाउंड. ठीक है. So if you want to find like large population of gharial, then the National Chambal Sanctuary is the right point. In India, a species of tortoise declared protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. What does it imply? Now this is called as a misleading question. ठीक है. समझ रहे हो? जैसे इसमें एक वर्ड डाला है, a species of tortoise. इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है. Is it clear? What they are directly asking is if you are put under Schedule 1 of Wildlife Protection Act, what does it imply? Do you understand? तो अननेसेसरी आप परेशान हो रहे हो. टॉर्टॉइस वर्ड पढ़ के कछुआ दिमाग में आता है, राइट? कछुआ दिमाग में आता है तो ऐसे ऐसे स्विम करते हुए दिमाग में आएगा. फिर आप कहीं ऑलिव रिडली टर्टल पे चले जाओगे, फिर ओडिशा में चले जाओगे. डू यू अंडरस्टैंड? पर टॉर्टॉइस का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें. इज इट क्लियर? आप पॉइंट समझ पा रहे हो क्या मेरा? आई होप इट इज क्लियर टू यू. नॉनसेंस है सर. पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, बट ये यूपीएससी आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. कि कछुआ, टॉर्टॉइस, अरे कोई भी जानवर हो, टॉर्टॉइस का क्या लेना देना है उससे. बट कछुए से फिर गहीर माथा बीच, ऑलिव रिडली टर्टल, ये वो फलाना हैचलिंग और ये सब अलग दिमाग चला जाता है. ठीक है. सो इट एंजॉयज द सेम लेवल प्रोटेक्शन टाइगर. बस इतनी सी बात है, खत्म बात, झंझट खत्म. Recently, there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to one of the following sites. Now, this is a typical current affair question. So they wanted to take them to Madhya Pradesh में पालपुर कूनो करके एक जगह है, वहाँ पे जाना चाहते थे. All right. So it had been proposed to transfer Asiatic lions from Gir Forest to Palpur Kuno Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh. According to Wildlife Protection Act of 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions by law? So घड़ियाल, Indian wild ass, wild buffalo. So answer will become D 1 2 3. All right. So that will be the answer. So D 1 2 3 घड़ियाल, Indian wild ass, wild buffalo. So all of them are there. From the ecological point of view, one of the following assumes importance in being good living in Eastern Ghats and Western Ghats. Oh, nice. अच्छा क्वेश्चन है. So basically, there is Satyamangalam Tiger Reserve. So that
technically connects these Eastern Ghats and Western Ghats. Consider the following statements about traffic. Traffic is a bureau under UNEP. So this statement is wrong. Okay, it works under IUCN and WWF. Mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to conservation. So answer is B. Okay. In the context of solving pollution problem, what are the advantages of bioremediation technique due to some reasons? So ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना. We'll start with the mains question, but I hope you enjoyed the class and some more concepts were cleared today. So thank you and have an awesome day and take care and good night.